जिसे वात, पित्त और कफ नाम से जाना जाता है, जो शरीर और मानसिक कार्यों को संतुलित करते हैं। इनके संतुलन में रहने पर स्वास्थ्य रहता है और असंतुलित होने पर अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये जब संतुलित होते हैं तब बहुत उपयुक्त होते हैं, लेकिन जब किसी कारण से असंतुलित होते हैं तब शरीर में अपने प्रकोप से बहुत पीड़ादायक रोगों का कारण बनकर शरीर में स्थायी रोगोत्पात मचाते हैं। उसके लिए इन्हें त्रिदोष भी कहते हैं। इसलिए अन्न सेवन करने का परिणाम अटल होता है। उसका विचार हमको पहले करना चाहिए और उसका परिणाम भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि यही अपने हाथ में है। व्यक्ति को अपने बुद्धि का प्रयोग करके हमारा खान पान, हमारे चाल चलन, हमारा व्यवहार बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और उसके संबंध में शुद्ध और उचित आचरण ही रखना जरूरी होता है, क्योंकि व्यायाम कभी भी शरीर और मन को स्वस्थ नहीं कर सकता है। व्यायाम करने से अस्थायी तौर पर तंदुरुस्ती का एहसास होता है, टेम्पररीली वी फील फिट, इसमें तथ्य नहीं होता। इसलिए मैं कठोरता से एक विधान करता हूँ कि न करे व्यायाम, नित्य करे प्राणायाम। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय में आगे इस 15वें भाग में हम शरीर का जो प्राकृतिक वर्तन है उसके बारे में जान लेंगे। इस भाग में हम शरीर के एक प्राकृतिक चक्र जो पाचन तंत्र के क्षेत्र में प्रभावी रहता है, जो सूर्य की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से नियंत्रित और सक्रिय होता है और स्वचालित रूप से चलता है, इसे समझने के लिए अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि इसका संतुलन बनाए रखना प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक होता है और इसके विरुद्ध किया गया कोई भी गलत कार्य भविष्य में अपने शरीर में अनेक रोगों को निमंत्रित करता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। इसी त्रिदोष के बारे में इस भाग में जान लेंगे। अभी तक हमने शरीर संगठित होकर एक सुडौल आकार में कैसे ढल जाता है इसके बारे में सारे वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और इस शरीर की संगठना को बनाए रखने हेतु प्रकृति किसके लिए कौन से अन्न का उत्पादन करती है ये भी हमने विस्तार से समझ लिया है। हमने ये भी जान लिया है कि जो अन्न भोजन हम इस शरीर के धष्ट पुष्ट और शक्तिवर्धन के लिए हर रोज नित्य करते हैं, वही भोजन हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा भी करता है और इस जीवन का सुकून पीड़ा से भर देता है। इस त्रिदोष के बारे में आयुर्वेद का एक फंडामेंटल यानी कि बुनियादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार शरीर में ओठों से लेकर गुदद्वार तक जो हमने खाए हुए अन्न पर प्रक्रिया होती है, स्वयंचालित क्रिया प्रक्रिया, चयापचय होता है, पाचन होता है और फिर मल बन के गुदद्वार तक और गुदद्वार से हम बाहर फेंकते हैं। ये सारे क्षेत्र में ये तीनों दोष स्थापित रहते हैं, जिसे वात, पित्त और कफ नाम से जाना जाता है, जो शरीर और मानसिक कार्यों को संतुलित करते हैं। इनके संतुलन में रहने पर स्वास्थ्य रहता है और असंतुलित होने पर अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये जब संतुलित होते हैं तब बहुत उपयुक्त होते हैं, लेकिन जब किसी कारण से असंतुलित होते हैं तब शरीर में अपने प्रकोप से बहुत पीड़ादायक रोगों का कारण बनकर शरीर में स्थायी रोगोत्पात मचाते हैं। उसके लिए इन्हें त्रिदोष भी कहते हैं। तीनों के कार्य प्रभाव में शरीर के जनक 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जो ये शरीर उद्भवता है और शरीर से सभी कार्यों जैसे पाचन, ऊर्जा, गति और प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए इस भाग में हम पित्त, वात और कफ का कालचक्र का जो चलन हमारे शरीर में चलता है वो कैसे चलता है इसको हमने इस भाग में समझाया है, क्योंकि हम जो भोजन पेट में भरते हैं उसका प्राकृतिक चलन शरीर में कैसे होता है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य को संभालना है तो
इन वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य इन तीनों के संतुलन के ऊपर ही निर्भर होता है और रोग इनमें से किसी भी दोष के बढ़ने या घटने या असंतुलित होने के कारण पैदा होते हैं, जिससे विभिन्न शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा होती है। और आयुर्वेद में इसका उपचार बताते टाइम इन्हीं तीनों को लक्ष्य बनाया जाता है और इन्हीं दोषों को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ रहने हेतु इसको ध्यान में रखकर कई प्रकार की वनस्पति जन्य जड़ी बूटियों का सेवन करने का सुझाव भी इस आयुर्वेद शास्त्र में दिया जाता है। इसलिए वो पित्त, वात और कफ, इनका जो काल चक्र है वो कैसे घूमता है और इनका कार्यक्षेत्र कहाँ होता है, इनका प्रभाव कैसे अपने शरीर पर चलता है, ये सब सारी बातें हम अभी जान लेते हैं। हमारा शरीर का प्राकृतिक संचालन मुख्यतः सूरज की स्थिति पर निर्भर होता है, क्योंकि हमारी शारीरिक प्रकृति जो है सूरज के अनुसार चलती रहती है। ये चक्र सूरज की पोजीशन यानी स्थिति के अनुसार ये त्रिदोषों का काल चक्र भी प्रभावित होते रहता है और बदलते रहता है, और अपना शरीर ग्रंथि का वर्तन भी उसके अनुसार ही बदलते रहता है। इसलिए तीनों का प्रभाव शरीर में कब और कैसे चलता है उसकी समय सारणी ध्यान में रखना जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से इसको अनन्य साधारण महत्व है और इसे गहराई से जानना भी जरूरी है। अगर हम इसे ठीक से जानते नहीं तो उसका पालन भी करेंगे नहीं। इसके कारण हमारा शरीर इनके असंतुलन के कारण रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य की स्थिति के अनुसार उसका काल चक्र को 24 घंटे लगते हैं और इस 24 घंटे में इन तीनों का जो चक्र है वो भी स्वयं सक्रिय होता है। आयुर्वेद शास्त्र में इनका काल प्रभाव बताया गया है। पित्त का प्रभाव सुबह 6 बजे से दोपहर 14 बजे तक, यानी कि दोपहर के 2 बजे तक 8 घंटे तक होता है। वात का समय दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होता है और रात में 10 बजे तक यानी कि 22 बजे तक ये 8 घंटे प्रभावित होता है। और कफ का प्रभाव रात 22 बजे के बाद यानी कि रात के 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक प्रभावी होता है। ये 8 घंटे यानी कि ये 8-8 घंटे का चक्र होता है। लेकिन समाज में इस चक्र के बारे में बहुत तार्किक बातें प्रचलित है। कहाँ इन चक्रों का 12 घंटे का बताया है, यानी कि सूरज उगने के बाद शाम तक 4-4 घंटे का एक चक्र बताया, फिर सूरज डूबने के बाद सुबह होने तक और एक चक्र, यानी कि 2 बार इसको घुमाया है। लेकिन मुझे वो ऐसे बहुत सारे जो चक्र के काल है उसके बारे में बताया है वो संयुक्त नहीं लगता है। इसके लिए मैंने यहाँ मेरा चिंतन है ये दर्शक के सामने इस श्रोताओं को प्रस्तुत करता हूँ। इससे जरा थोड़े ध्यान से समझ ले। स्थूल शरीर स्वस्थ रहने के लिए इस चक्र का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब चक्रांक के हर एक अंग के बारे में थोड़ा सविस्तर जान लेते हैं। उसमें से पहला हम पित्त चक्र समझ लेंगे। सुबह 6 बजे से इसका काल चालू हो जाता है। सूरज उगते ही ये प्रभावी होने लगता है और फिर वो दोपहर के 2 बजे के बाद इसका प्रभाव मंद होने लगता है, यानी कि इसका काल 8 घंटे का होता है। ये 8 घंटे में ये पित्त का प्रभाव कार्यरत रहता है। पित्त या सक्रिय होता है। इसका क्षेत्र आग्नेयशय होता है और जठर, लिवर यानी कि कलेजा हम कहते हैं, उसके नीचे एक आग्नेयशय ग्रंथि का कोश रहता है। इस आग्नेयशय ग्रंथि इसको पैनक्रिया कहते हैं। इस ग्रंथि कोश में एक ऐसा स्राव निकलता है, डायरेक्ट जठर में डाला जाता है। जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने हेतु ये पित्त रस का स्राव बहुत जरूरी होता है और इसका प्रभाव पेट में अन्न पाचन करने के हेतु होता है। जो खाद्यान्न हम पेट में भरते हैं उसको हजम करने के लिए ये द्रव जरूरी होता है और ये काम अग्न्याशय को प्रकृति ने दिया हुआ होता है। और ये अग्न्याशय की कोशिकाएं, ये स्राव, ये सूरज के पोजीशन से सक्रिय होती है, वो स्वयं चलित होती है। इसे ही पित्त कहते हैं। इसीलिए भोजन का सही समय, खाना खाने का ये वक्त सुबह जल्दी यानी कि 9 बजे से 11 बजे तक का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस वक्त पर्याप्त मात्रा में पित्त का स्राव हमारे जठर में होता है और जो भी हम भोजन करते हैं वो हजम होता है, वो हमारे शरीर को भी काम में आता है। खाने में अगर हम लेट करते हैं, हम जो 11 बजे के बाद फिर 12 बजाते हैं तो हमारे 12 बज जाते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद भी हम समझो 1 बजे तक भी खाना खाए तो भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है। लेकिन उसके बाद खाना खाना ही जरूरी नहीं, खाना हजम भी होना जरूरी होता है। इसके लिए खाना खाने के बाद खाना हजम होने का जो काल होता है वो कम से कम 2 घंटे का होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे
पेट में जो भी वो हलचल होती है, चर्वण होता है, अन्न पाचन होता है, उसका कालावधि 2 घंटे का होता है। इसलिए ये 2 घंटे भी पित्त चक्र के काल में खत्म होने चाहिए। उसके बाद जो खाना नीचे उतरता है वो वात क्षेत्र में जाता है, तो वहां सक्रिय होता है। इसीलिए जिस सब देर से जो भी खाना खाते हैं, अगर 1 बजे के बाद 2 बजता है, कभी कभी खाना खाने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है, 2 बजे के बाद भी कोई लोग खाना खाते हैं, इस वक्त पित्त का जो प्रभाव होता है वो मंद होता है। इसलिए वो पित्त का असंतुलन होने से पित्त प्रकोप होने की संभावना होती है। अगर वक्त पर खाना खाया तो पेट में या अग्न्याशय से पित्त स्राव का प्रभाव सक्रिय होने से पैनक्रिया जो ग्रंथियां है, पित्त का स्राव जरूरत के हिसाब से बराबर छोड़ती है और हिसाब से जठर में वो अन्न का पाचन होता है। पाचन संस्था में कार्यरत अन्य जो वायु का प्रभाव रहता है, अपान, कुर्म, क्रुकल, देवदत्त, समान, ये सभी वायु का अपना अपना काम काज भी ऐसे ही सूरज की स्थिति के अनुसार सक्रिय होते रहता है। प्राकृत संरचना के अनुसार शरीर में जब पित्त काल सक्रिय होता है, इस काल में पेट के अंदर पित्त स्राव पर्याप्त मात्रा में होता है। इसलिए इस काल में स्थूल अग्नि संस्कारित जड़ भोजन को भी हम हजम कर सकते हैं। इसीलिए हो सके तो सुबह जल्दी फलाहार का भोजन करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन आदमी का विपरीत वर्तन पित्त को प्रकोपित करता है और खुद बीमारी को निमंत्रित करता है। क्योंकि हम तो सुबह सुबह चाय पीते हैं, ये कुप्रथा किसने लगाई कौन जाने। ये आदत भारतीयों को पहले नहीं थी, लेकिन इंग्रज लोग जब से इस भारत में आए तब से इन्होंने ये चाय की आदत भारतीयों में लगाई है और भारतीय लोगों का ये पेट खराब करने का उन्होंने बहुत बड़ा इंतजाम करके रखा है। क्योंकि भारत में ये इंग्लिश लोग आने के पहला सुबह सुबह भरपेट नाश्ता किया जाता था, जो भी खाना हो वो सब हजम हो सकता था। इसलिए इस पित्त काल में अग्नि संस्कार से पका भोजन करना बहुत अच्छा रहता है। किसी कारण से देर होती है तो ज्यादा से ज्यादा दोपहर 1 बजे के पहला तो खाना खाना ही जरूरी है, आपत्तिकारक नहीं होता है। लेकिन अगर पेट देर तक खाली रहता है और पेट में ये पित्त रस वैसे ही पड़ा रहता है, पेट में भूख लगने का संकेत देते रहता है और पेट में गड़बड़ आवाज भी आने लगता है, दोपहर 2 बजे के बाद पित्त चक्र का कार्य मंद होता है और वात का प्रभाव काल शुरू होने से इस वक्त जड़ पदार्थों का सेवन करना टालना चाहिए। क्योंकि बहुत बार व्यापार उद्योग में व्यस्त रहने के कारण दोपहर का भोजन 2 बजे के पहले करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। सरकारी कार्यालय में भी 1:30 बजे भोजन की छुट्टी होती है, ये वक्त प्रकृति के विरुद्ध होता है। दोपहर 2 बजे तक पेट खाली रहने के कारण अक्सर पेट में पड़े पड़े पित्त का प्रकोप होकर शरीर अम्लीय होता है, फिर एसिडिटी, अपचन, गैस जैसी बीमारियां बढ़ने का संभावना हो जाती है और शरीर बाह्य संसर्गजन्य रोगों का शिकार होता है। इसलिए भोजन का सही वक्त सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होता है। उसके बाद देर करने के परिणाम तुरंत नहीं लेकिन 40 साल के बाद भोगने पड़ते हैं। फिर दूसरे वात काल का जो प्रभाव है वो दोपहर के 2 बजे से रात 10 बजे तक होता है और इसका क्षेत्र जठर के बाद जब अन्न रस तैयार होता है, ये अन्न रस जब छोटी आंत में छोड़ा जाता है, उस गेट, वहां एक गेट रहता है, द्वार रहता है, उसको खुलने के बाद जो अंदर एक घास थोड़ा अंदर छोटी आंत में जाता है, वहां से ये वात चक्र का क्षेत्र चालू होता है। तो मणिपुर चक्र में आसपास समान वायु का जो कार्य चलता है, अपान वायु का बड़ी आंत में कार्य चलता है, इसलिए ये गुदद्वार तक उसका प्रभाव होता है। इस क्षेत्र में अपान यानी के मल को बाहर ढकेलने वाली क्रिया, समान यानी के अन्न रस अवशोषित करके खून में भरने की क्रिया और उदान यानी के अन्न को या अन्न के घास को आगे आगे ढकेलने की जो क्रिया निरंतर घटती रहती है, ये उदान वायु के नियंत्रण में। इसलिए पहला जरूरी कार्य ये होता है कि जल विद्राव्य जो रसायन है उनमें खींचकर भरने का जो काम है वो छोटी आंतों के सब ग्रंथि कोश को दिया है। उसके साथ अन्न के घास को आगे आगे ढकेलने का काम भी होते रहता है। इस काल में छोटी आंत और बड़ी आंत की ग्रंथियां आकुंचन प्रसरण करके एक एक घास आगे आगे ढकेल के आगे जाते रहता है, ये अन्न रस शोषित किया जाता है। लेकिन अगर हम पेट में खाना भरा ही नहीं तो 2 बजे 3 बजे के बाद खाए, फिर पचेगा कभी, फिर वो छोटे हाथ में उतरेगा कभी, लेकिन इस दौरान में जब वात चक्र चालू होता है तब वो अन्न ढकेलने का काम आगे आगे कर ऑटोमेटिक होते रहता है, स्वयंचलित रहता है। लेकिन वो पोकल नलिका होने के कारण वहां वायु का प्रादुर्भाव भी होता रहता है, उत्पाद होता है। फिर
ये वायु के प्रादुर्भाव के कारण, गैस उत्पन्न होने के कारण पेट में बहुत सारी गड़बड़ियां अनुभव में आती है और इस वात का प्रभाव पूरे शरीर के सभी अंगों में यानी कि संधि में भी, व्यान वायु भी, वात भी और समान वायु के प्रभाव में ये सब दिखाई देती है। इसका प्रभाव आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपना उम्र बढ़ते जाता है, बुढ़ापा नजदीक नजदीक आने लगता है, तब इसका ज्यादा प्रकोप हमारे अनुभव में आता है। इसलिए भोजन का काल है, इस चक्र के अवधि में के दौरान पहले तो सूर्यास्त होने के पहले भोजन करना चाहिए और ज्यादातर रसीला भोजन, जो सहज हजम होने वाला हल्का तरल पदार्थों का भोजन सेवन करना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ आसानी से हजम होते हैं वैसा ही हल्का भोजन करना चाहिए। भारी कड़क जड़ भोजन करने से पेट में पचाने के लिए पर्याप्त पित्त की मात्रा नहीं होती है, इसलिए भोजन ठीक से पचता नहीं है। वैसे ही छोटी आंत से बड़ी आंत में ढकेला जाता है। इस काल में खाया भोजन शरीर को अच्छी तरह से लाभदायक नहीं होता, लेकिन इस क्रिया के दौरान वात प्रकोप होने से पेट के विकार उम्र के साथ साथ जड़ों तक भिनते हैं और वहां तक प्रभाव दिखाते हैं और फिर जड़ों का हलचल में भी दर्द होता है, फिर पेन होता है, फिर संधिवात का रोग भी हमारे शरीर में प्रकोपित होता है। विपरीत वर्तन इसमें क्या होता है, तो हम दोपहर में हल्का भोजन लेते हैं और प्रकृति के विरुद्ध रात में भरपेट भोजन खाते। हमारा ये वर्तन हमेशा रहता है, दोपहर में एक भाजी पुली खाई, थोड़ा बहुत खाया, हल्का हल्का कुछ भी खाया, कभी भी खाया, ये भी मल्टीपल टाइम पर खाया, थोड़ा 10 बजे खाया, थोड़ा 12 बजे खाया, फिर 2-3 बजे या 4 बजे भरपेट खाया। ऐसे बेवक्त खाना खाने से इस समय प्राकृतिक दृष्टि से अपना पाचन तंत्र भोजन पचाने के लिए सक्षम नहीं होता है। इस काल में भरपेट पकाया हुआ भोजन करने से पचाने के लिए पित्त की मात्रा पर्याप्त होती नहीं, अग्नाशय सक्रिय नहीं होता है, जठर में ये पित्त आता नहीं है या आता है तो कम आता है, थोड़ा बहुत संकेत से संवेदना से उसको सक्रिय किया जाता है तो थोड़ा बहुत आता है, तब शरीर की प्रकृति के विरुद्ध ये काम होते रहता है। इसलिए वात प्रकोप से शरीर के अंदर इंद्रिय भी ठीक से काम नहीं करते हैं, उसके कारण शरीर संतुलन बिगड़ता है और बहुत सारी शारीरिक बीमारी का उद्भव भविष्य में दिखाई देता है। पेट में खराबी, पेट दुखना, अपचन होना, किडनी भी कभी कभी निष्क्रिय होने की संभावना होती है, मधुमेह, रक्तचाप बढ़ना आदि जो स्थायी स्वरूप की बीमारियां है हमारे शरीर में, इन वात के प्रकोप के कारण ही उपस्थित होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन करना वर्जित होता है। हालांकि फल या हल्का भोजन कम से कम 7 बजे से पहले लिया जाना चाहिए, उसके बाद खाना वर्जित करना चाहिए, टालना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ से पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें वात प्रकोप न हो, इसलिए जागरूक रहना पड़ता है, अन्यथा हम खुद हमारे शत्रुवत व्यवहार करके नए रोगों को भी न्योता देकर बुलाते हैं। इसलिए रात 7 बजे के पहले हल्का रसरूप भोजन करें। उसके बाद ये कफ काल प्रभावी चक्र होता है, वो रात में करीब 10 बजे से शुरू होता है और सुबह सूर्योदय 6 बजे तक चलता है। इस क्षेत्र में कफ का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से श्वसन संस्था के उस हिस्से में होता है जिस क्षेत्र में फेफड़ों में जाने वाली वायु और मुख से खाया हुआ भोजन एक ही नली से गुजरता है, यानी कि हवा और अन्न एक ही सामायिक नाली होती है। एक थोड़ा कंठ में एक पोर्शन एक ही नली में से ये दोनों गुजरते हैं, तब अन्न निगलने के लिए और सांस अंदर जाने के लिए एक ऐसी झड़प होती है। जब सांस अंदर जाती है तब वो अन्न नलिका बंद करता है और जब अन्न निगलते हैं तब वो सांस की ब्रोंकाइडल नली को बंद करता है, वो एक ही झड़प से होता है। इसके लिए कफ का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से श्वसन संस्था के उस हिस्से में होता है जिस हिस्से में फेफड़ों में जाने वाली वायु और मुख से अंदर सेवन किया जाने वाला जो खाना होता है कंठ में, उस दोनों को निगलने वाली या अंदर लेने वाली एक ही नलिका होती है। भोजन भी अंदर लिया जाता है और सांस भी अंदर ली जाती है। इस सामायिक क्षेत्र में रहने वाली जो निवासी ग्रंथि कोशिका होती है उनको उष्ण भोजन का मारा सहन करना पड़ता है। कभी कभी गरम गरम चाय पीते हैं हम, गले के अंदर जो ग्रंथि कोशिका है उनको बहुत गर्म लगता है और नाक से गुजरने वाली जो हवा होती है वो तुरंत ठंडी होती है। बाहर की जो हवा है उसके तापमान की वजह से हमेशा उन ग्रंथि कोशिकाओं को शीतोष्ण का मारा सहन करना पड़ता है। कंठ के
क्षेत्र में प्राण, उदान और नाग तीनों वायु काम करते हैं। अर्थात जो रात में बाहर का वातावरण ठंडा होने के कारण गले की कोशिकाएं परेशान रहती है, इसीलिए खुद के संरक्षण के लिए ये कोशिकाएं खुद एक जेली तैयार करती है, उसको हम कफ कहते हैं, और वो जेली ओढ़कर अपना सुरक्षा करने की कोशिश, सुरक्षा के प्रयास में श्वास के आवन जावन के लिए अवरोध होता है, दमचक होने लगती है। फिर वो कफ की मात्रा का जो पर्दा है उसको निकालने के लिए पेट के अंदर से खांसी आती है, और खांसी के कारण वो कफ का थोड़ा पर्दा निकलता है, फिर सांस का अवन जावन रास्ता खुल जाता है। लेकिन वातावरण के ठंडी के कारण गले के अंदर की ग्रंथि कोशिकाएं संरक्षण के लिए ये कफ की चादर ओढ़ते रहती है, वो खुद ब खुद कफ तैयार करती है। इसकी मात्रा बढ़ने से बहुत सारे तकलीफ सहनी पड़ती है। इस काल में पेट का कार्य भी ठीक से चलता नहीं है, इसीलिए इस काल में भोजन करना, खाना खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि जठर में जो कार्य प्रकृति का होना चाहिए उसके लिए वहाँ कुछ भी तैयारी नहीं रहती है, अपच होता है और पेट के संबंधी कई बीमारियां प्रकोपित होती है। ये कई बीमारियों को बढ़ावा देती है। ऐसे लोगों में ज्यादातर सर्दी, खांसी, कफ की समस्या बहुत बड़ी होती है, बहुत परेशान होते हैं। इस काल के दौरान कुछ भी खाना, इवन पानी पीना भी मना होता है, क्योंकि इसका संतुलन में गले में भारी मात्रा में कफ का उत्पादन होता है, और ऐसे लोगों को रात भर इस कफ और खांसी के कारण परेशान होना पड़ता है। इसके कारण रात भर नींद भी नहीं आती है। लेकिन ऐसे लोगों को जब कफ चक्र का प्रभाव कम होने लगता है, तब सुबह होने से पहले वो गहरी नींद में सो जाते हैं। इसको हमारा विपरीत वर्तन ही कारणभूत होता है। बहुत बार कुछ लोग रात 10 बजे खाना खाते हैं, कभी कभी रात में 2 बजे तक पार्टियां चलती है। ऐसे काल बेकाल में खाया हुआ खाना हजम तो होता नहीं है, क्योंकि ये जठर का काम होने के लिए भी 2 घंटा खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रकृति के विरुद्ध हमारा आचरण ही हमें रोगग्रस्त करता है। युवा दशा में भी एसिडिटी जैसे पेट के कई रोगों से युवक भी परेशान होते हैं। शरीर में कफ, वात और पित्त का संतुलन बनाए रखने के लिए भोजन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और प्राण के संचार में बाधा न आए ऐसा प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि इस प्राकृत त्रिदोष चक्र के प्रभाव के विरुद्ध वर्तन करने से शरीर में रोगों का प्रकोप और जंतु का संक्रमण, उनकी अशुद्धता, मल युक्त रसायन का प्रभाव बढ़ते रहता है। इसका असर जिंदगी भर भोगना पड़ता है। आयुर्वेद शास्त्र में कफ प्रादुर्भाव को संभालने के बहुत सारी दवाई बताई गई है। अगर पथ्य पाला नहीं जाता तो आयुर्वेद हो या एलोपैथिक हो, कोई भी दवा कितनी भी खाएंगे तो भी प्रभाव उसका दिखता नहीं है। इस कफ काल में कुछ भी खाना वर्जित करना चाहिए। ये हम तीनों चक्र के बारे में विस्तार से जान लिया है, लेकिन अभी इसके बारे में आधुनिक विज्ञान क्या कहता है ये अगर समझ लेंगे तो इस चक्र के बारे में वर्तमान विज्ञान शास्त्र ज्यादातर कुछ कहता नहीं है, न जानता है। केवल रासायनिक उत्पादों का अध्ययन करके शारीरिक रोगों के लक्षणों को ठीक करने के लिए कई आधुनिक शोधकर्ता विभिन्न प्रयोग से नए नए औषधि खोजकर रोग नियंत्रित करने के लिए शरीर पर प्रयोग करते रहते हैं। आधुनिक रासायनिक चिकित्सा के प्रभाव से सामान्य संसर्गजन्य रोगों का इलाज होने लगता है, लेकिन कई बार एक रोग को ठीक करने के लिए जो हम औषधि सेवन करते हैं, उसी औषधियों से शरीर में दूरगामी रासायनिक दुष्प्रभाव पैदा होता है। मूल बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां के दुष्प्रभाव से कई बार नए बीमारी का प्रकोप होता है, और ऐसे लाइलाज बीमारियों के भय से समाज में इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, यानी कि फिट रखने के लिए हर रोज सुबह सुबह भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, कुछ किलोमीटर तक चलना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आजकल समाज में यांत्रिक व्यायाम करने के कुछ एक विचित्र दौर आया है। इसके बदौलत गल्लो गल्ली शहरों में आधुनिक यांत्रिक व्यायाम कक्ष खुल गए हैं। ऐसे व्यायाम कक्ष यंत्र के साथ युवक व्यायाम करते हैं, उनको भी भारी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। कई विद्वान रासायनिक दवाओं का सेवन को कम करने के लिए, शरीर को फिट और कुशलता पूर्वक कार्यरत रखने के लिए नियमित व्यायाम करने की सलाह देते हैं। इसके कारण समाज में अनेक कृत्रिम यांत्रिक व्यायाम कक्ष स्थापित हुए हैं। आज के अधिकांश युवा ऐसे व्यायाम कक्ष में जाकर धन खर्च करके शरीर सक्षम करने हेतु नित्य व्यायाम करते हैं। इसके लिए शरीर
सौष्ठव यानी कि बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। लेकिन इस सामाजिक व्यावसायिक यंत्रवत अभ्यास से लाभ कम और नुकसान ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जबरदस्ती से यंत्र पर किए जाने वाले व्यायाम के अत्यधिक इस्तेमाल से हमारे शरीर की मांसपेशियां बहुत प्रभाव में आती है और उनके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसके कारण वो अचानक निष्क्रिय भी होने की संभावना बढ़ती है। शरीर में स्थायी विकलांगता का खतरा भविष्य में होता है और देखा गया है। ऐसे यांत्रिक कृत्रिम शारीरिक व्यायाम करना अगर किसी कारणवश बंद होता है तो ऐसे युवक को भी हृदयघात, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह जैसी बड़ी शारीरिक बीमारियों को झेलना पड़ता है। ऐसे व्यायाम केंद्र में यांत्रिक व्यायाम करते समय जबरदस्ती व्यायाम करने के कारण या अति व्यायाम करने के कारण युवक का भी हृदयघात होने से मृत्यु हुआ है। पेशेवर खेल खेलने वाले खिलाड़ी लोग भी, एथलेटिक्स के जैसे कसरत करने वाले लोगों को भी, ओलंपिक स्पर्धा में भाग लेने वाले जबरदस्त स्विमर यानी कि तैराक को भी, कला क्षेत्र में मंच पर नृत्य करने वाले नृत्यांगना जब मंच पर नृत्य करते हैं उसके पहले वो कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, वो कितने स्टेप्स का सराव करते हैं, तब जाके एक प्रोग्राम वो सादर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी नृत्य करते वक्त ही उनको हृदय अटैक आता है, हृदय बंद होता है, अप्रिय मरने की घटना स्टेज पर घटती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसी अप्रिय घटना के पीछे का कारण कोई नहीं जानता है और आकस्मिक घातक परिणाम के लिए हमारे अत्यधिक व्यायाम ही कारणभूत होता है और बेशुमार उसका सराव की दिनचर्या जिम्मेदार होती है। लेकिन समाज में इस बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं है। ऐसी घटना क्यों घटती है? शरीर स्वास्थ्य के बारे में और अपना देह संवर्धन करने के बारे में या रोग मुक्त होने के बारे में जो ये श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आप देखते रहिए और सभी भाग देखकर फिर समझ जाएंगे कि हम और हमारा शरीर बीमारी से क्यों घेर लिया जाता है, क्यों बीमार होता है और बीमार नहीं होने के लिए, स्वस्थता लाभ होने के लिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, सबके बारे में मैं आगे सब भाग में आपको बताऊंगा। लेकिन श्रोताओं को ध्यान देकर गंभीरता से इसको सुनना पड़ेगा। आयुर्वेद में बताए गए हर्बल रस हो या पश्चिमी रासायनिक दवाओं के सेवन से शरीर पर जो भी सम्मिश्र प्रभाव पड़ता है, जो भोजन हम अपने पेट में डालते हैं, उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं। जिस वक्त हम उसको अंदर लेते हैं उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हम पेट में क्या डाले यहाँ तक हमारा नियंत्रण होता है, क्या खाए वहां तक हम उसके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन अन्न सेवन करने का परिणाम अटल होता है। उसका विचार हमको पहले करना चाहिए और उसका परिणाम भी जानना चाहिए, क्योंकि यही अपने हाथ में है। इसलिए व्यक्ति को अपने बुद्धि का प्रयोग करके हमारा खान पान, हमारे चाल चलन, हमारा व्यवहार बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और उसके संबंध में शुद्ध और उचित आचरण ही रखना जरूरी होता है, क्योंकि व्यायाम कभी भी शरीर और मन को स्वस्थ नहीं कर सकता है। व्यायाम करने से अस्थायी तौर पर तंदुरुस्ती का एहसास होता है, टेम्पररीली वी फील फिट, इसमें तथ्य नहीं होता। इसलिए मैं कठोरता से एक विधान करता हूँ कि न करे व्यायाम, नित्य करे प्राणायाम। क्योंकि व्यायाम करने से हम फिट हो गए यानी कि तंदुरुस्त हो गए ऐसा लगता है, लेकिन स्वास्थ्यकर नहीं होता है। केवल प्राणायाम करने से ही इस शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखना संभव है। इसका गुह्य विचार को भी हम सिद्ध करने का प्रयास इस मालिका से करेंगे। आप इस मालिका के सभी भागों को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। हमारे स्थूल शरीर का पोषण कौन से खाद्य पदार्थों को खाने से ठीक से होगा, इसके प्रकार और उसका पूरा विवरण मैं आगे आने वाले कुछ भाग में आपके सामने पेश करूंगा। अब मैं इसी जगह पे विश्राम लेता हूँ। धन्यवाद।